अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इसको डीएनए एनालाइजिंग भी कहते हैं। ज़्यादातर हम इसको डीएनए टेस्ट कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डीएनए टेस्ट का कि इस टेस्ट के ज़रिए से पता लगाया जा सकता है कि किसी जगह पे क्या जुर्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कत्ल की वारदात हो गई, अब वहाँ पे पुलिस वाले जाते हैं, उस जगह पे लगा के वो येलो कलर के फीते से लगा देते हैं, किसी को वहाँ आने नहीं देते। और फिर वहाँ पे फोरेंसिक लेबॉर्ट्री वाले आते हैं, वो वहाँ से सैंपल लेते हैं, बड़े माइक्रोस्कोप की मदद से, उनके पास आईने से होते हैं, अध से होते हैं, उनसे ढूंढते हैं, फिर कुछ सैंपल लेके चले जाते हैं। या आपने ड्रामों फिल्मों में देखा होगा कि कहीं कत्ल का सीन हुआ, पुलिस वाला वहाँ पे आया, उसने वो जो कातिल है उसके जो पिस्टल को पकड़ा तो रुमाल से पकड़ा ताकि वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह ना मिट जाए। तो ये डीएनए टेस्टिंग के लिए ये सारा कुछ होता है। अब डीएनए टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर, और इस टेस्ट की क्या अहमियत है, इससे क्या क्या सॉल्व करते हैं और इस टेस्ट को समझते कैसे हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए टेस्ट है क्या। डीएनए टेस्ट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन डिटरमाइन डिफरेंसेस ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए पीसीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। मुख्तलिफ लोगों के जो डीएनए के पीसीज बनते हैं, तो पीसीज कैसे बनाते हैं इसमें बात करते हैं थोड़ी देर में। वो पीसीज की लेंथ डिफरेंट होती है, उस लेंथ की बुनियाद पर ही डीएनए टेस्ट किया जाता है। जिस तरह हम लोगों की फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, इसी तरीके से हमारे डीएनए भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। उस बुनियाद पे आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है कि कौन सा डीएनए किसका है। अच्छा, इसका प्रोसीजर यूँ है कि जीनोम इज फर्स्ट कट विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप किसी इंसान के जीनोम को, जैसे अगर मेरा डीएनए टेस्ट करना है तो मेरे किसी भी बॉडी का एक सेल ले लिया जाएगा कहीं से भी बॉडी से। वो मेरे हेयर भी हो सकता है, मेरा ब्लड भी हो सकता है, स्किन के सेल भी हो सकते हैं। उन सेल्स को लेके फॉर एग्जांपल अगर वो एक सेल है फिर वो डीएनए बड़ा कम होगा। फिर साइंसदान पहले क्या करेंगे, फिर फोरेंसिक वाले उस एक सेल को मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए वो पीसीआर का यूज़ करेंगे, जो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। पीसीआर के ज़रिए हर जीन की वो बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे, फिर उस जीन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, हर इंसान का, हर जानदार का क्योंकि डीएनए डिफरेंट होता है, तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करते हैं तो पीसीज भी डिफरेंट बनते हैं। जैसे ये एक इंडिविजुअल है, इसको इंडिविजुअल नंबर 1 कह देता हूँ। ये एक 1 के इंडिविजुअल का डीएनए है, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ से कट किया और यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये 3 पीसीज बने। ये किसी और इंसान का है, इसको मैं ऑर्गेनिज्म नंबर 2 कह देता हूँ, इसके 2 पीसीज बने और दोनों की लेंथ डिफरेंट है। ये एक और ऑर्गेनिज्म नंबर 3 है, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाया तो 4 पीसीज बने और चारों की लेंथ डिफरेंट है। तो पहले स्टेप में आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को छोड़ देना है, डीएनए को कटवा लेना है। तो पीसीज को बाद में फिर आपने सेपरेट करना है और उन्हीं पीसीज से हमें पता चलेगा कि डीएनए सेम पीसीज आ रही है डिफरेंट। अच्छा, ये एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं, क्योंकि वो हर इंसान में डिफरेंट बनते हैं, तो इस अमल को आप कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मुख्तलिफ तरह का होना, यानी वेरिएशंस का होना, यानी कि सेम ना होना। तो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डीएनए अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, रिफ्लेक्स इसको कॉमनली कहते हैं। अब आपने डीएनए के पीसीज कर लिए, ठीक है। अब उन पीसीज को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, उन डीएनए को, उन पीसीज को एक मशीन में डाल दिया जाता है। उस मशीन में जेल होती है। अब वो पीसीज उस जेल पे मूव करते हैं, जिस पे थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर उनको एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये सारे प्रोसेस को यहाँ से देखते हैं। हमने डीएनए को लिया, ये 3 सैंपल है, ऑर्गेनिज्म नंबर 1, ऑर्गेनिज्म नंबर 2, ऑर्गेनिज्म नंबर 3। इनके डीएनए के पीसीज बने, यानी कि ऑर्गेनिज्म नंबर 1 के फॉर एग्जांपल 3 पीसीज बने, ऑर्गेनिज्म नंबर 2 के 2 पीसीज बने, ऑर्गेनिज्म नंबर जो 3 है इसके 4 पीसीज बने। हमने इन चारों पीसीज को जेल इस मशीन में डाला। ये मशीन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन। इस मशीन में ये जो अंदर चीज़ है यहाँ पे क्या है, एग्रोज जेल है। एग्रोज जेल एक ऐसी जेल होती है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए डीएनए एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भागता है, मूव करता है।
और एक बात और कि वो सुराख बड़े लिमिटेड से होते हैं। अब जो पीस जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा मूव करेगा, जो पीस बड़ा होगा वो उतना कम मूव करेगा। आपने इसको कनेक्ट कर देना है एक बैटरी से। ये बैटरी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे होने लगा है। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, बिजली के ज़रिए आपने सेपरेशन करनी है। यहाँ पे आप 3 डिप्रेशन देख सकते हैं, या इनको 3 होल्स कह ले या 3 स्लिट्स कह ले। ऑर्गेनिज्म नंबर 1 का जो डीएनए आपने कटवाया है उसको स्लिट नंबर 1 में डाल दिया, जो 2 का है उसको 2 में डाल दिया, जो 3 का है उसको 3 में डाल दिया। तो जितने ऑर्गेनिज्म उनके जितने के डीएनए उन सबको यहाँ पे फेंक दिया। अब क्या किया, बिजली से कनेक्ट इसको कर दिया। स्टूडेंट्स, जब आपने बिजली से इसको कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि बिजली के 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि ये जो है एनोड है, ये कैथोड है। नेगेटिव चार्ज इधर है, उधर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये जेल की। अब डीएनए जो है ऑटोमेटिकली मूव करेगा टुवर्ड पॉजिटिव एंड, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप लोगों को पता है कि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज, इस वजह से डीएनए ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए जो आपने उसके फ्रेगमेंट फेंके, वो फ्रेगमेंट यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे इस जेल में से, एगरोज जेल में से। तो अब ज़ाहिर बात है, जो पीस फॉर एग्जांपल जो पीस बहुत छोटा होगा वो आगे आ जाएगा, जो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा वो उससे पीछे रह जाएगा। ऐसे पीसीस जो है वो डिफरेंट फासला तय करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उन पीसीज को वहाँ से निकालना है, उनको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना है। अब मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका होता है, जैसे ये मेरे पास एगरोज जेल है, मैं एक मेम्ब्रेन लूँगा, इस अमल को ब्लॉटिंग कहते हैं, वो मैं मेम्ब्रेन लेके उस जेल के ऊपर लगाऊंगा। वो जो मेम्ब्रेन है वो स्पेशल अफिनिटी रखती होती है डीएनए के लिए, डीएनए उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है, उस मशीन से, यानी अब वो मेम्ब्रेन में आ गया। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे है ये जेल है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये है मेम्ब्रेन। तो जेल से मेम्ब्रेन पे डीएनए डाला। अब वो डीएनए जो है उसके जो पैटर्न होते हैं वो बड़े क्लोज एक दूसरे के होते हैं, तो बाज़ औक़ात वो स्मीयर की शक्ल में होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं, नज़र से वाज़े नहीं आ रहे होते, धुंधले से नज़र आ रहे होते हैं। तो उनको क्लियरली देखने के लिए उनके ऊपर क्या ऐड किया जाता है, प्रोब ऐड किया जाता है। एंड पिछले लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि प्रोब जो होता है ये किसी डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो प्रोब जब डीएनए के साथ जुड़ेगा ये उस डीएनए को हाईलाइट कर देगा, तो वो बैंड जो आपको नज़र नहीं आ रहा, प्रोब की मौजूदगी की वजह से वो आपको क्लियरली नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोब डाला जा रहा है, तो प्रोब जो है ये बाइंड करेगा उस डीएनए के जहाँ जहाँ बैंड होंगे उसके साथ, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डाले जाते हैं, ये डीएनए के साथ बैंड कर जाता है। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोब को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं वो थोड़ा मजीद हाईलाइट हो गया, यहाँ पे वो थोड़ा धुंधला था, अब यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया। अब ये ऑर्गेनिज्म नंबर 1 का डीएनए है, क्योंकि 3 पीसीज में कटा था तो 3 पीसीज है, 2 का 2 पीसीज में था, ये 2 पीस आप देख सकते हैं, ये 3 का है। तो तीनों के देखे डीएनए के बैंड्स डिफरेंट आए हैं, इसी को डीएनए टेस्ट कहते हैं। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 इंडिविजुअल का डीएनए मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि हर एक में रिफ्लेक्स पाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में डिफरेंस होते हैं। अब जी इस टेस्ट में ये मेम्ब्रेन का यूज़, प्रोब का यूज़, ऑटो रेडियोग्राम आखिरी डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है। जब ये आपके पास प्रोब डाल के पैटर्न आ जाता है तो फिर उस पैटर्न में, क्योंकि प्रोब रेडियो एक्टिव होता है, उसके ऊपर आप रखते हैं फोटोग्राफिक फिल्म, यानी उस मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म रखते हैं। तो वो जो नीचे डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्यों है, प्रोब हर डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से निकल रही है रेडिएशन, उन रेडिएशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक्सरे के ऊपर या इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, और ये फिर कंप्यूटर पे शो हो जाता है। फिर कंप्यूटर उसको रीड करके आपको डीएनए के पैटर्न बताता है। इसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राम, ये जो रेडियो एक्टिव शो की वजह से जो आपने ग्राफ बनाया है। अब इस पूरे टेस्ट की कुछ अहमियत है, यहाँ पे मैं आपको रीड करना भी सिखाता हूँ कि इस टेस्ट को कैसे रीड करते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि इस टेस्ट की वजह से आप रेपिस्ट को पकड़ सकते हैं। जैसे किसी किसी खातून का रेप हो गया, किसी ने ज़बरदस्ती उसके साथ ज़्यादती की है, तो उस खातून की बॉडी के अंदर उस रेपिस्ट के स्पर्म मौजूद होंगे, तो
एक स्पर्म भी अगर मिल जाए, उस एक स्पर्म को पीसीआर के ज़रिए एम्पलीफाई पहले किया जाएगा उसके डीएनए को, फिर उसके डीएनए को इस प्रोसेस से गुजारा जाएगा। इसमें उसूल ये होगा कि आप उस रेपिस्ट का डीएनए निकाल के उसका डीएनए टेस्ट करके अपने पास रख लेंगे, फिर जिन लोगों पे शक होगा उनके डीएनए टेस्ट किए जाएंगे, और जिसका डीएनए उस सैंपल से मैच कर गया वही फिर रेपिस्ट होगा। और इसी तरीके से पेरेंटेजहुड भी डिटरमाइन की जाती है, यानी अगर कोई बच्चा है, वो बच्चा अस्पताल की नर्सरी में मिक्स हो गया, जैसे अस्पताल की नर्सरीज में बहुत सारे छोटे बच्चे पैदा होते रहते हैं, उनकी शक्लें भी क्योंकि याद नहीं होती वो अभी भी पैदा हुए हैं, दो बच्चे फॉर एग्जांपल एट अ टाइम पैदा हुए, दोनों मिक्स हो गए, अब दोनों के पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, एक ही बच्चे पे क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डीएनए टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट आपको सही नताइज नहीं देगा, डीएनए टेस्ट आपको 100% एक्यूरेट नताइज देगा। तो यहाँ पे मैं कुछ डीएनए को कंपेयर करता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये 3 लोगों का डीएनए है जिसमें चाइल्ड है, मदर है, फादर है, ये डायग्राम नंबर 1 है। इसमें आप देखें कि चाइल्ड और मदर का डीएनए, जैसे कि मदर का ये डीएनए चाइल्ड से यहाँ पे मिल रहा है, ये डीएनए जो है फादर से चाइल्ड ने लिया है, ये जो मदर का डीएनए है ये लिया गया है, यानी कि मैं एरो लगाऊं तो मदर का ये डीएनए चाइल्ड ने लिया है, फिर अगले आगे आए तो मदर का ये डीएनए चाइल्ड ने लिया है, और फिर मदर से ये डीएनए भी चाइल्ड ने लिया है जहाँ पे एरो है। फिर इधर देखें तो इधर भी फादर से डीएनए भी चाइल्ड में आया है, जैसे फादर से ये वाला डीएनए जो है ये आया है चाइल्ड में, फिर फादर से स्टूडेंट्स ये वाला डीएनए आया है, फिर फादर से ये वाला डीएनए भी आया है तो जहाँ पे एरोज है, फिर फादर से ये डीएनए, यानी कि कुछ बैंड बच्चा जो वो फादर से लेता है, कुछ मदर से, कुछ उसके अलग भी होते हैं, तो इसलिए बच्चे का डीएनए दोनों से डिफरेंट है, बट आधा आधा दोनों से मिल भी रहा है। अच्छा, ये एक डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का केस है जिसमें एक बच्चा मिक्स हो गया है जिसका डीएनए ये है सी का डीएनए, 2 फादर उस पर क्लेम कर रहे हैं, यानी 2 लोग उस पर कंप्लेन कर रहे हैं कि वो हमारा बच्चा है। तो देखते हैं कि किसका बच्चा है वो, ये बच्चे का डीएनए है या उसकी माँ का है। तो माँ का डीएनए मैच कर रहा है, मैंने एरोज लगा दिए कहाँ कहाँ पे मैच कर रहे हैं। अब इन दोनों को देखिए किसका डीएनए मैच कर रहा है, तो बच्चे का डीएनए जो है उसको गौर करें तो ये F2 का डीएनए कई पॉइंट्स पे मैच कर रहा है, जैसे इस पॉइंट पे मैच किया, ये आप देख सकते हैं ये, फिर आगे आए तो यहाँ पे मैच किया, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे मैच किया, और यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे मैच किया, यानी कि ये जो F2 है ये असली फादर है। F1 का डीएनए आप देख रहे हैं किसी भी पॉइंट पे मैच नहीं कर रहा, तो F1 जो है वो असली फादर नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और केस है वो भी सॉल्व किया गया। वो केस यूँ है कि एक सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड टीनेजर, एक टीनेजर एक ऐसे बंदे को कहते हैं जिसकी उम्र 20 साल से कम हो, टीनेजर का कत्ल हो गया था किसी का। अब कत्ल करने के बाद किसी ने उसकी लाश को दबा दिया, 8 साल बाद उसकी लाश मिली वहाँ से। अब जाहिर बात है लाश तो गल सुड़ चुकी होगी, सिर्फ हड्डियाँ, एक आध हड्डी बाकी होगी, तो उस एक आध हड्डी से पता लगाना था ये किसकी लाश है। उसका डीएनए टेस्ट किया गया, उस हड्डी से डीएनए लिया गया, अब उस डीएनए टेस्ट को अपने पास रखा गया। फिर जिन लोगों पे शक था कि वो उसके वालिदैन, उनके वालिदैन का टेस्ट किया गया, तो वालिदैन के टेस्ट से पता लग गया कि ये बच्चा उनका है। तो यूँ देखिए 8 साल के बाद भी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री वालों ने आपको डीएनए टेस्ट करके बता दिया। अच्छा, अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस मैं आपको समझाता हूँ। वो केस कुछ यूँ है कि एक डेजर्टेड प्लेस था, यानी एक डेजर्ट वाली जगह थी, वहाँ पे एक खातून, एक लड़की अकेली थी। अब उस लड़की पे एक अटैकर आया, उसने उस पर अटैक किया, उसने उस लड़की का रेप करने की कोशिश की, लड़की भी आगे से उससे लड़ पड़ी। अब लड़की ने उसके नाखून मारे, जब नाखून मारे तो लड़की के नाखून जब उसके चेहरे पे आए लगे, और उस लड़की के नेल्स में उसका स्किन जो है वो फंस गई। उसके बाद उस बंदे ने उस लड़की को कत्ल कर दिया, कत्ल करके फेंक दिया। अब वो कातिल भाग गया वहाँ से। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने वहाँ पे सैंपलिंग की, सैंपल लिए, फोरेंसिक वाले आए, उन्होंने उस लड़की के नेल्स में से उस मर्डरर का डीएनए निकाला, और एक तो उस लड़की का ब्लड निकाला, लड़की का डीएनए टेस्ट किया, और उस मर्डरर का भी डीएनए टेस्ट किया। अब उन्होंने इन दोनों टेस्ट को अपने पास रखा। फिर 3 लोगों पे शक था, उन तीनों का डीएनए टेस्ट किया गया। उन तीनों के डीएनए टेस्ट करके उन्होंने पता लगा लिया कि असल कातिल कौन है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, ये वो केस देख रहे हैं, इसमें ये विक्टिम है, यानी कि विक्टिम से मुराद है वो लड़की, उसका डीएनए टेस्ट है। ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन यानी कि जो आपको सैंपल मिला है उस लड़की के नेल से, ये उस कातिल का डीएनए है कह ले, ठीक है, मर्डरर का। ये 3 सस्पेक्टेड लोग हैं जिन पे शक है, A, B, C। यहाँ पे देखिए किसका डीएनए
एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो सी वाला जो है, यानी कि सी वाला जो है इसके सारा डीएनए कंप्लीटली मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कातिल सी वाला बंदा है। यूँ डीएनए टेस्ट से पता लगा लिया गया। एक बात और बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर एक केस बड़ा मशहूर हुआ था, जैनब कत्ल केस। उस जैनब कत्ल केस में एक पाकिस्तान में 8 साल की लड़की जैनब, जिसको रेप करके किसी ने कत्ल करके फेंक दिया था। उसके बाद फिर पुलिस जो है वो बड़े अरसे तक, क्योंकि वो एक बड़ा अवामी मसला बन चुका था, सोशल मीडिया पे बेइंतहा उसकी मतलब कि खबर मच चुकी थी, तो पुलिस ने एक्शन लिया। हज़ारों लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए उस जैनब की बॉडी से, विक्टिम का डीएनए, तो उस जो कातिल था उसका डीएनए ले लिया गया था। फिर बहुत से लोगों के टेस्ट हुए, फिर फाइनली एक बंदा पकड़ा गया, उसका डीएनए मैच कर गया, फिर बाद में उसको फांसी दे दी गई थी, ये आपको याद होगा। अब इस डीएनए टेस्ट के फ़ायदे, और ये जो मैंने आपको बताया कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको पीसीआर भी यूज़ करनी पड़ती है, तो पीसीआर प्लस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी सिग्निफिकेंस, इसके यूजेस, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये याद रखें। अब इसके यूजेस देखिए, पहले नंबर पे पीसीआर यूज्ड फॉर वायरल डायग्नोसिस, यानी वायरस की तशखीस के लिए। आपकी बॉडी में वायरस तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए ये पीसीआर की एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और ये डीएनए टेस्ट किया जाता है। यानी वायरस का डीएनए क्योंकि हमसे डिफरेंट होता है, तो पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन डीएनए है या नहीं। इसी तरीके से कैंसरस सेल का पता लगाने के लिए, या इन्फेक्शियस डिजीजेज, बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी के लिए। फिर ये आइडेंटिफाई क्रिमिनल, इससे मुजरिम पकड़े जाते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल्स में देखा। फिर स्टडी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इस डीएनए टेस्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी स्टडी करते हैं, यानी ये भी पता लगाते हैं कि हमारा आज का डीएनए हमारे एंसेस्टर से कितना मिल रहा है। बहुत पुरानी लाशें भी, जैसे मम्मीफाइड, जैसे फिरौन की लाशें बड़ी पुरानी है, वो जब साइंसदानों को मिलती है तो उनके डीएनए टेस्ट करके पता लगाते हैं। कोई एक्सटिंक्ट एनिमल मिलता है, उसके डीएनए टेस्ट का पता लगाते हैं कि वो जानवर, आज के जानवरों से उसका डीएनए किस कदर मिलता है। तो इवन यहाँ पे बुक के लिहाज से 76,000 साल पुरानी ओल्ड मम्मीफाइड मम्मी, उसके ब्रेन को भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसके डीएनए का भी इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से 17 to 20 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट, अगर इतना पुराना प्लांट का फॉसिल हो, उसकी भी स्टडी हो सकती है, उसके डीएनए की भी सैम्पलिंग हो सकती है। और आखिर पे जीन एम्प्लीफिकेशन में ये चीज़ यूज़ होती है, यानी कि ये जो डीएनए टेस्ट है, ये जो पीसीआर है, इससे आप जीन्स की कॉपी बनाते हैं। अगर आपको डीएनए के सैंपल कम मिले हैं, एक ही सेल मिला है, तो पहले आप उसको एम्प्लीफाई करते हैं। तो ये थोड़े से यूजेस थे पीसीआर के भी और डीएनए टेस्ट के भी। ये शॉर्ट यूँ आता होता है कि राइट यूजेस ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड डीएनए एनालाइजिंग। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर ओवर हुआ। अगर आपको कोई सवाल है वो आप ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।